आपका पहले वकालत आपने शुरू की, तो ये राजनीति में आने का पहले कोई सपना था? हम सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब का एक खेल समझ नहीं पाए। आप अपने दृष्टिकोण से क्या मानते हैं कि किस वजह से हार हुई इन दो चुनाव में लगातार? सिंचाई मंत्री रहते हुए आज तक वो बेड़स नाका का खूंटिया पकड़ के झूल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये काम उनको करके बताएं कि काम होता है। इस बार की क्या रणनीति है, किस उद्देश्य से, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? ईमानदारी से अगर विकास के नाम पे चुनाव हो तो उनका रिपोर्ट कार्ड जीरो है। उद्बोधन में काफ़ी चर्चा हो रही है, चलती है कि एक तरफ 30 साल का अनुभव है और एक तरफ 30 की उम्र। और इस बार कुंभलगढ़ में युवा उम्मीदवार जो कि हूँ मैं, 100% कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है। राजनीतिक गुरु कौन है? और हमारा मैनिफेस्टो ये है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधा भी इस कांग्रेस हमारे द्वारा इस क्षेत्र में दी जाए। आपको बीजेपी में कोई ऐसा अच्छा फेवरेट नेता बता सकते हैं? हाँ, उसका वो मैं उनके का हमारे कांग्रेस विचारधारा काम कर कर वोट ले रही है, नामदार नहीं है, कामदार। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रत्येक विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं उससे आपको रूबरू कराएं। प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी की क्या योग्यता है, प्रत्याशी किस विजन से जनता के बीच में जा रहे हैं और किस विजन के साथ वो जनता से वोट मांग रहे हैं। आज मैं कुंभलगढ़ विधानसभा में हूं और कुंभलगढ़ विधानसभा में हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह जी परमार। उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन परिचय, उनका योगेंद्र सिंह है कौन। योगेंद्र जी, सबसे पहले हमारे जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले ये कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आप अपना जन्म हुआ, वो थोड़ा सा परिचय। मेरा जन्म उदयपुर में हुआ और 7 अक्टूबर 1990 मेरा जन्म तारीख है। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी स्कूलिंग उदयपुर से की, आलोक स्कूल फतेहपुरा से। उसके बाद मैं बीकॉम मैंने जयपुर से की। मेरे फादर साहब उस समय 2008 से 2013 विधायक बन चुके थे। उसी दरमियान कॉलेजिंग मैंने जयपुर से की। फिर वापस मैं लॉ करने के लिए उदयपुर आया और मैंने अनुष्का विधि महाविद्यालय से लॉ की। LLB करने के बाद मैं बाकायदा सिविल, क्रिमिनल और MSCT का इन सब के केस में उदयपुर कोर्ट में देखने भी लगा। मैं राजसमंद के कुछ मामले राजसमंद के भी देखे मैंने। इस प्रकार से मैंने मेरा पढ़ाई और मैंने पढ़ाई के बाद मैंने प्रैक्टिस वकालत की लगातार रखी। मैंने 2015 की मेरी सनत है। उसके बाद लगातार मैं कुंभलगढ़, उदयपुर और राजसमंद कोर्ट में फौजदारी मामले और या सिविल मामले में मैं पूरी तरह एक्टिव रहा। मतलब आपके कैरियर की जो शुरुआत हुई वो एक एडवोकेट के रूप में? जी, मैंने वकालत की। हमारे घर में लगभग सभी वकील हैं। मेरे फादर साहब भी वकालत की, उन्होंने, मैंने भी की। और वकालत करते करते मैंने लगातार प्रॉपर्टी का काम भी काफ़ी किया। जहाँ पर हमारा ऑफिस है उदयपुर में, परमार ब्रदर्स के नाम से। और बाकी और कोई ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेस है नहीं, यही काम हमने किया है। मुख्य रूप से आपका रेजिडेंस कहाँ का है, मूल रूप से कहाँ के रहने? मूल रूप से मैंने मेरी पढ़ाई उदयपुर से की, पर मैं बाद में अपने गांव आ गया था। और मैं जैसे, गांव कौन सा है, किस गांव मेरा? वैसे मूलतः हम काकरवा गांव के, पर काकरवा गांव से निकल कर 2 भाई, मेरे पापा और 4 भाई, उसमें से 2 भाई निकल कर कड़िया की तरफ जा चुके थे। जो कड़िया वहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर है। और मेरा जन्म हुआ तब मेरे फादर साहब उसी कड़िया में ही निवासरत थे। और मैं तो मानता हूँ कि मैं कड़िया का ही हूँ और मैं यहीं मैंने पढ़ाई की। मेरे शादी के बाद मैं यहीं आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने वकालत भी यहाँ पर कुंभलगढ़ से मैंने चालू की। और धीरे धीरे फिर मैं इस गांव के परिवेश को समझने लगा और मैंने यहाँ पर राजनीति में भी कदम रखा। जैसे आपके मदर भी सरपंच वगैरह रहे? जी, मदर मेरी दूसरी बार सरपंच रही है और पंचायत समिति सदस्य रही मेरी मदर। राजनीतिक जीवन है और पूरा का पूरा मेरे फादर साहब 1988 में पहली बार सरपंच बने। लगातार 3 बार निर्विरोध सरपंच कड़िया गांव से रहे। उसके बाद उन्होंने मेरी सरपंच सीट मदर की लेडीज़ आई तो मदर को सरपंच बनाया। फिर उसके बाद
2008 में मेरे फादर साहब एमएलए बने और अभी की तारीख में वापस लेडी सीटान में मेरी मदर सरपंच रही है। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से आपका पहले वकालत आपने शुरू की, तो ये राजनीति में आने का पहले कोई सपना था? नहीं, राजनीति में आने का ऐसा कोई सोच नहीं रखी मैंने, लेकिन मैं जब कॉलेज में था बीकॉम मैंने जो LL की वहाँ से जयपुर से, तब वहाँ पर निश्चित तौर पर हम छात्र राजनीति से प्रभावित हो चुके थे, क्योंकि मेरे फादर उस समय वर्तमान एमएलए थे और हम उसी एमएलए क्वार्टर्स में रहते थे। तो वहाँ पर ऊपर छोटू सिंह जी भाटी के सुपुत्र रहते थे, साइड में संयम लोढ़ा जी के सुपुत्र थे, बनवारी लाल सिंघल जो अलवर के विधायक थे उनके सुपुत्र थे। तो हमारा जो आपसी उठक बैठक थी वो एक राजनीतिक पॉलिटिक्स की हो चुकी थी। छात्र जीवन में मैंने छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहने की पूरी कोशिश की। मैं वहाँ के कॉलेज में मैं सवाई सिंह भाटी जो जैसलमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष के सुपुत्र है उनके साथ में लग के और उनको अध्यक्ष बनाने का काम भी किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब यहाँ आया तब 2008 में मेरे फादर विधायक बन चुके। 2012 में मैंने यहाँ पर युवा कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो कि मैं निर्विरोध जीता। उसके 8 साल तक लगातार मैं इस पद पे बना रहा। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे ही विधानसभा चुनाव की आप दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी बनाया, ये कैसे आप इस दौड़ में शामिल हुए? क्योंकि इस दौड़ में पहले आपके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी इस प्रत्याशी की दौड़ में थे, और आपका नाम कैसे? मैं मानता हूँ कि 2012 में मैंने युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा। 8 साल में युवा कांग्रेस के चुनाव के साथ में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहा। मैं लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहा। मैंने युवाओं के सुख दुख में भागीदार बना, उनकी समस्याओं के लिए मैंने आवाज़ उठाई। उसके बाद जैसे ही चुनाव आए सरपंच के, मेरी मदर के साथ महिला सीट थी, तो मेरी मदर का जो फाइनल हुआ सरपंच में, तो पूरी तरीके से हम पंचायत के उन चुनावों में लगे और मदर को जिताने का काम किया। उसके बाद आया प्रधान का चुनाव, तो पंचायत समिति की एक सीट पर मेरी वाइफ को भी टिकट दिया गया पार्टी द्वारा। तो हमने पूरी कोशिश की और हम उस सीट से जीत के निकले। फिर इस विधायक के चुनाव की रेस में मैं आया। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप नहीं आया, मैंने क्षेत्र में उस पंचायत समिति के हर उस चुनाव को, हर उस श्रेणी को समझा है, क्षेत्र की समस्या को समझा है, और लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहते हुए मेरे फादर साहब का मेरे साथ अनुभव है, और उस अनुभव का मैंने इस्तेमाल किया और मैंने लोगों की समस्याएं सुनी। इस वजह को देखते हुए मुझे ये टिकट मिला। आप मतलब फर्स्ट चुनाव के बाद पापा के जो आपके 2 चुनाव थे, लगभग उसमें आप सहभागी रहे चुनाव प्रचार में या किसी भी तरह से आप उसमें आप अपने दृष्टिकोण से क्या मानते हैं कि किस वजह से हार हुई इन 2 चुनाव में लगातार? देखिए, पहला चुनाव तो खुद आप भी जानते कि उस समय परिवर्तन की लहर इतनी चल गई थी कि मोदी जी के जो वादे थे वो लोगों के दिमाग में इतने बैठ गए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं समझा। और उस समय 20 सीटें आई थी 200 में से, बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे। उसमें हमारा भी वोट परसेंट कम रहा और हमें भी वो सीट हारनी पड़ी। लेकिन जो दूसरी बार था उसमें हम सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब का एक खेल समझ नहीं पाए। वो खेल ये था कि वो एक नरसिंह पड़ियार था, जो कि नरसिंह पड़ियार था तो मूलतः उसका सांचौर का, लेकिन वो मैनेज था माननीय राठौर साहब से। और उनके कहे अनुसार उसने जो ऊपर की जो ये 22 पंचायतें हैं जहाँ ट्राइबल इलाका है, उस ट्राइबल इलाका में घूम के जातिगत वोट बिगाड़ने का काम किया। वो जितने वोट ले गया वो वोट की वजह से हमको हार का मुंह देखना पड़ा, बाकी हम ये चुनाव नहीं हारते। इस बार की क्या रणनीति है, किस उद्देश्य से, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा बड़ा क्लियर है। 10 साल सुरेंद्र सिंह जी लगातार एमएलए हैं और 30 साल में 20 बार वो विधायक रहे, 20 साल विधायक रहे, 2 साल वो सिंचाई मंत्री रहे, लेकिन आज तक कुंभलगढ़ मूलभूत सुविधा से अभाव है। पानी की समस्या है, रोडवेज की समस्या है, बिजली की समस्या है। मैं समझता हूँ कि इन मूलभूत सुविधाओं की अभाव को देखते हुए मेरा प्राथमिकता यही है कि मैं क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, पानी इसकी व्यवस्था कर सकूँ। और सबसे पहला काम अगर है तो वो पानी का है। खुद सिंचाई मंत्री रहते हुए आज तक वो बेड़ज नाका का खूंटिया पकड़ के झूल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये काम
उनको करके बताएं कि काम होता है इससे। मेरा मेन मुद्दा ये बेड़च नाका का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है। जब आपके फादर साहब पहले फर्स्ट चुनाव लड़े तब भी ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से भी लिया गया, तो बीजेपी की तरफ से ये लगातार यूँ देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 चुनाव में हर बार ये मुद्दा बनता है, लेकिन काम नहीं होता है। मुद्दा यही बनाते हैं, काम कैसे होता है मैं बताता हूँ। बेड़च नाके की फाइल अटकी हुई थी, उस अटकी हुई फाइल की एनओसी लखनऊ कोर्ट से लाने का काम मेरे फादर साहब ने किया जब वो विधायक थे, और विधायक रहते हुए उस काम को करवाया। ये तो ठीक, वो तो किस्मत साथ नहीं थी, इसलिए चुनाव हार गए और सरकार परिवर्तन होने से आज तक अदर जूल में पड़ा है। जोग के नाके की बात करते हैं, जोग के नाके को चालू करवा दिया, उसकी एक फाइल को एनओसी को लाकर वापस कोर्ट से वापस रिप्लाई देकर उसमें उस काम को चालू कर दिया। जो ठेकेदार ने साहब मना कर दिया कि इस खड़ी चढ़ाई में काम नहीं करूँगा, लेकिन फादर साहब के व्यवहार से प्रभावित होकर 3 फीट का आज भी वो काम हुआ है, लेकिन उस जोग के नाके को भी अदर जूल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज हो गई और विधायक साहब ने इसमें इंटरेस्ट लिया नहीं, सुरेंद्र सिंह जी ने, तो मुद्दा बनाना का काम इनका ही है। तो इसमें भी बेड़च नाका का जैसे डीएमएफटी से बजट स्वीकृत हो गया था, बीजेपी की सरकार थी, फिर सरकार चेंज होने के बाद वो बजट वापस कैंसिल कर दिया, फिर आगे धरातल पर नहीं बढ़ा। तो इसकी ये सिचुएशन क्यों बनी? वो तो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सरकार चेंज हुई तो कांग्रेस ने रुकवा दिया उसको। ये सब मैं आपको बताऊं कि ये सब फांकलबाजी है। आप अगर वो ऐसा कुछ काम हुआ है, बीजेपी ने डीएमएफटी सैंक्शन किया है तो कॉपी लाए, कॉपी ला के बताए, और कैंसिल अगर कांग्रेस पार्टी ने किया तो उस कैंसिलेशन की कॉपी होती है, बातें हवा में नहीं होती, कागजों में होती नहीं, है। वो स्वीकृति तो हुई थी, उसका बजट तो स्वीकृत हुआ था बाकायदा। उसके बाद ये दूसरी भी, हालांकि केवल ये एक नहीं, डीएमएफटी में जो सरकार चेंज हुई, फिर वो पहले जिला प्रमुख अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर कलेक्टर अध्यक्ष हुए, तो उस दौरान जो सरकार चेंज हुई तो वो सब पुराने कैंसिल हुए। लेकिन वो खुद अभी करा सकते थे, वो खुद विधायक है, विधायक के पास अपना खुद का बजट होता है, हर साल उनको 5 से 6 करोड़ रुपए बजट मिलता है। 5 साल से पहले उनकी खुद की सरकार थी जिसमें वो उन मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से बात करके करा सकते, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको खाली मुद्दा चाहिए था। अगर ये सरकार के द्वारा कैंसिल हुआ है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं तो जांच कराएं, जांच एजेंसियां इनके पास है, बात करें। कभी कोई बात करते नहीं है, खाली हवा में तीर मारने वाली बात है। ये कुंभलगढ़ पहले एक तरह से यूँ देखा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज एक तरह से यूँ देखा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ बन गया है। ऐसे हालात क्यों बने? नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ ही है। सही तरीके से और ईमानदारी से चुनाव हो तो सुरेंद्र सिंह जी कभी जीतेंगे नहीं, लेकिन इनके कार्यकर्ता, इनके ही पार्टी के लोग इनसे नाराज होकर घूम रहे हैं। और मैं खुद आमेठ के लोगों से बाहर से मिल के आया, तब उनका ये कहना है कि हमारे वोट तो मंत्री जी के हिसाब से ऐसे ही पड़ जाते हैं। ये उन लोगों का कहना है। फर्जी वोट कराना, किसी प्रकार से किसी बागी को खड़ा करना, ये सब हथकंडे अपनाना, वो अपना कर ये अपनी सत्ता लेते हैं। बाकी ईमानदारी से अगर विकास के नाम पे चुनाव हो तो उनका रिपोर्ट कार्ड 0 है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे अपने यहाँ से कांग्रेस के हीरालाल जी देवपुरा, जब पूर्व मुख्यमंत्री तक इतने बड़े नेता रहे, फिर कांग्रेस की तरफ से ये भी इनकी तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फिर भी यहाँ इतना विकास नहीं हुआ। तो ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप? उस समय कितना विकास हुआ उसकी बात तो पुराने आदमी आपको बता सकते हैं। कुंभलगढ़ ब्लॉक में 80 बांध है, 80 एनीकट है, एक भी बांध, एक भी एनीकट बीजेपी के किसी आदमी ने बांधा हो तो बताइए। ये सब उस समय हुए, बड़े बड़े काम हुए, हेडक्वार्टर केलवाड़ा हुआ, ऐसे कई काम हुए जो देवपुरा साहब के समय में हुए। और वो समय का अलग था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग था, संसाधन अलग थे। मैं तो आज की बात करता हूँ, इन 10 सालों में और 30 सालों के इस जीवन में सिंचाई मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या काम किया? कोई एनीकट, कोई बांध, कोई नहर इनके द्वारा हुई हो तो बताएं, इसका प्रमाण लाएं। और उनसे भी बातचीत की थी, वो कह रहे हैं गाँवों में जो सड़कों का जाल बिछा है गांव जाने का, वो मेरे कार्यकाल में। ये सब कहने की बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ 2008 से 2013 जब लखमावता गुड़ा से केलवाड़ा, केलवाड़ा से गोमती 4 भुजा और 4 भुजा से आगे आमेठ, जोर, ये जितनी रोडें हुई है 2008 से 2013 के बीच में भी, अगर उन्होंने काम किया है तो उनको बोलने की जरूरत नहीं, काम वैसे भी दिख जाता। अभी की जो कुंभलगढ़ की जो सड़कों को लेकर
एक पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो पर्यटकों को भी काफ़ी कोसता है। ये लगता है कि ये पूरी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं चारों तरफ, उस वजह से टूरिस्ट कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। इसके लिए कई बार जो होटल व्यवसायी हैं इन्होंने भी कलेक्टर तक को ज्ञापन दिए, कि शिकायतें भी हुई, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो पाता इसका? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो पैरवी करने वाला नेता है, जो पैरवी करता है इस क्षेत्र की, वो गलत आदमी। तो अभी DMFT में मेंबर भी हैं आपके फादर? बिल्कुल कराइए। 7 करोड़ रुपए की खाली कड़ियाँ से आतरी से इधर की, खाली ये एक पंचायत के बता रहा हूँ, 250 करोड़ इस क्षेत्र में रोड, स्कूल, ये अपने उप स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, ये काम इन 1.5 सालों के अंदर सैंक्शन करा है। ये पूर्व विधायक साहब का काम है। अगर वो काम नहीं करते तो 250 करोड़ कहाँ से आते हैं? रोडों का जाल बिछ गया। लेकिन ये जो रोड आप बता रहे हैं जो टूटी हुई, ये है NH की रोड। और ये मैं आपको बता दूं, जो अभी ये काम चल रहा है हाईवे का, ये किसने किया है? ये माननीय सुरेंद्र सिंह जी के नहीं है, CP साहब के द्वारा है। जब CP साहब सड़क मंत्री थे उनके द्वारा सैंक्शन है, जो अब जाके ये काम हो रहा है। सैंक्शन उस समय से, लेकिन ये जो वापस जमीन एक्वायर का काम होता है वो राज्य सरकार का होता है, तो ये लेट लतीफी हुई क्यों? क्योंकि बीच में BJP की सरकार आ गई थी, अब सरकार वापस कांग्रेस की है, इसलिए काम वापस चालू हुआ है। और ये भी तो 5 साल पूरे बीतने के बाद। नहीं, इसका काम काफी चालू हो गया था। बीच में ठेकेदार भी आ गया, DPR भी जारी होगी। लोग शिलान्यास तो मोदी जी ने किया, नाथद्वारा में आए तब। अब उनका काम तो बाटे लगाना है भाई साहब। मैं आपको एक सही बात बताऊं, परशुराम महादेव मेरे फादर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, लेकिन कभी भी वहाँ का 1% काम का कभी भी उन्होंने ये प्रॉफिट नहीं लिया कि ये काम मैं करता हूँ, कि इतना बड़ा काम मैंने किया। एक दिन सुबह जब गए तो वहाँ सुरेंद्र सिंह जी फीता काटने पहुँच गए कि ये टेंट वेंट मैंने बनाया, मेरी ग्राम पंचायत है और सुरेंद्र सिंह जी का बाटा लगा हुआ। इन्होंने बाटा लगाने का काम ही किया है, चाहे वो BJP के बड़े नेता हो या छोटे नेता, और कोई काम नहीं आता इनको। तो क्या लग रहा है ये जो मुद्दे हैं, पेयजल का मुद्दा एक कुंभलगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा किया जाता है कि हर गाँव में आज भी पेयजल की सुविधा नहीं है। जैसे आमेर शहर में तो आज नाथद्वारा के बागेरी का पानी आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे कोई इस तरह स्थायी स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो? बिल्कुल होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये काम उसी जनप्रतिनिधि का है जिसको जनता वोट देके विधानसभा भेजती है। आज CP साहब के यहाँ 1980 में जब विधायक बन गए तब चिकलवास और बागेरी का पानी वो ला सकते हैं। एक विधायक रहते हुए सुदर्शन सिंह जी रावत चंबल का पानी ला सकते हैं, तो सुरेंद्र सिंह जी सिंचाई मंत्री हुए वो काम नहीं कर सकते? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं। पानी खूब है लेकिन सोर्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि इस क्षेत्र में पेयजल के मामले में कभी कमजोर नहीं हो। कुंभलगढ़ में अच्छी बारिश होती है तो राजसमंद झील भर जाती है। जी बिल्कुल। तो इतना पानी अगर इधर है तो क्यों ना इसको रोक के बिल्कुल ऐसी कई स्ट्रेटेजी बन सकती है, कई काम हो सकते हैं, जगह जगह हैचबैक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनप्रतिनिधि को जागरूक होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। आप बन के बैठ जाओ तो कोई मतलब नहीं, क्षेत्र की जनता का सुख दुख नहीं पूछो तो कोई मतलब नहीं। अभी उद्बोधन में काफ़ी चर्चा हो रही है, चलती है कि एक तरफ 30 साल का अनुभव है और एक तरफ 30 की उम्र। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि वो एक दिन मैंने सुना, वो किसी को कह रहे थे, क्या पता आप थे या कौन थे, कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा जब ये 3 साल का था, तो मेरा ये कहना है कि मैं तब 3 साल का था उस समय का कुंभलगढ़ और 30 साल बाद के कुंभलगढ़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो का वो स्थिति है, वो की वो परेशानी, ऐसा कोई उन्होंने तीर नहीं मारा। और रही बात 30 की, तो जब वो पहला चुनाव लड़े जब भी वो 30 के थे, तो यानी वो समझदार और हम बेकार। इस बार के चुनाव में यूँ लग रहा है कि हर बार अक्सर जो रहा है सीधा मुकाबला रहा है BJP और कांग्रेस में, उसके बावजूद बार बार क्यों हार रही कांग्रेस? कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर है या और कोई कारण आ रहा है? नहीं, जैसा मैंने बताया कि बीच में 2 चुनाव की मैं गणित बता सकता हूँ कि एक बार तो लहर थी और एक बार जो हारी है वो बागियों के खड़े होने से हारी है। इस बार इस प्रकार का कुछ दिक्कत होगी नहीं, डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। जनता भी चाहती है परिवर्तन हो और इस बार जनता सुरेंद्र सिंह जी को वोट नहीं देकर 100% कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देगी और 110% हम जीतेंगे।
भाजपा में एक बागी उतरे हैं, उनके लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेस से आपके जो पैरेलल प्रत्याशी थे, दावेदार थे, सूरज सिंह दसाना, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाला नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी को अपना मान सम्मान मानता है, तो वो पार्टी को नहीं छोड़ सकता, बात चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपका और उनका एक ही समाज है, वो समाज के अध्यक्ष भी हैं, और इस दौरान उनका अध्यक्ष रहते हुए उनका एकदम छोड़ के बीजेपी में जाना, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित? कोई वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरज सिंह जी से जाने से कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप जैसे ही वो आपने बताया कि वो महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन जब उन्होंने ये काम किया तब मैंने सुनने में आया कि महासभा ने मीटिंग लेके उनको उस पद से निष्कासित किया और इनसे इस्तीफा लिया। तो यहाँ बैकफुट पे वो हैं, गलत उन्होंने किया, इसलिए महासभा को उनसे लेना पड़ा इस्तीफा। तो गलत उन्होंने किया है और वो अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए उधर गए। हमारे साथ थे तो हमको जिता नहीं पाए, अब वहाँ जाके हमको हराने से ज़्यादा और क्या कर लेंगे। आपने अभी प्रचार जब आपने शुरू किया, गाँवों में जा रहे हो, ढाणियों में जा रहे हो, सूरत भी गए, मुंबई भी गए, स्थानीय और प्रवासियों से मिले, तो क्या रुझान मिले? रुझान बिल्कुल पक्ष में है, और इस बार कुंभलगढ़ में युवा उम्मीदवार जो कि हूँ मैं, 100% कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है। प्रवासी भी खुश हैं, जनता भी खुश है, और परिवर्तन जरूर आएगा, और इस जो 10 साल का कुशासन है उसको इस बार तोड़ेगा। भाजपा का भी ये कहना है कि प्रदेश में जो कांग्रेस का कुशासन है उसको हटाना है। उनके पास मुद्दे ही नहीं है लोकल बात करने के लिए, उन्होंने काम ही नहीं किया, इसलिए वो रह के प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पर जाते रहते हैं। और प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल की बात क्या करें, ये चुनाव मुद्दे लोकल हैं। लोकल की बात पे अगर कभी चुनाव लड़ लें तो मैं भी यहाँ हूँ। बीजेपी की एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, ऐसे लोगों में ऐसी धारणा है कि भाजपा मतलब हिंदुत्व, हिंदू की पार्टी या हिंदू के साथ वाली, और कांग्रेस मतलब मुस्लिम। ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि बीजेपी में भी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। अब ऐसा परसेप्शन उन्होंने बनाया है, ये मुद्दे भटकाने वाली बात है। जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, उस मुद्दे को कैसे हम भटका कर लोगों के ऊपर जहर घोल सकें, ये बात है। बाकी रही बात हिंदुत्ववादी की, तो मैं हिंदू नहीं हूँ क्या, मेरे को इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? मैं भी जाता हूँ बेरू जी के, माता जी के, मैं भी मेरा काम करता हूँ। मेरे पिताजी पिछले 26 सालों से परशुराम महादेव जी के ट्रस्ट के अध्यक्ष है और बहुत बड़े भक्त है, ईष्ट है उनका। तो ये जब उनकी भक्ति की वजह से आज वो इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। गाय हमारे घर में पालते हैं हम, अब ये गाय के साथ फोटो भी खिंचाते हैं और खुद पार्टियों में भी जाते हैं। हम तो हो गए नकली, वो हो गए असली, ये कहाँ की बात है। इसके लिए ये सब उनके एक तरह से मुद्दे भटकाने वाली बात है। विधायक आपको बनना है, आपको क्षेत्र का विकास कराना है, तो मेन मुद्दों पे लड़ाई कीजिए। ये मुद्दे पे आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? अब कुंभलगढ़ और भीम के अक्सर कार्यक्रम देखे जाते हैं कि वहाँ पे भी कांग्रेस में भी भगवा दिखाई देता है। तो हम तो भगवे में ही है, ऐसी बात नहीं है कि भगवा उन्हीं का कलर है, हम सब भगवे में। और ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो खाली उन्हीं का पेटेंट है, हम सब का कार्यक्रम है, चाहे वो 9 वर्ष हो। कहीं ऐसा लगता है कि पहले कांग्रेस इससे दूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा खाली उन्होंने बनाया है कि हाँ भाई कांग्रेस दूर रहती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर में सबसे ज़्यादा रसीदें कांग्रेस के नेताओं ने फाड़ी होगी, इसकी अगर इंक्वायरी हो जाए तो। और रही बात हिंदुत्व के त्योहारों की, तो हम बोलते नहीं, हम भक्ति हमारे मन से करते हैं, इसलिए इनके दिखाने की बात है और हमारे करने की बात है। राम मंदिर की रसीदों को बात की, इसे रसीदों का भी मुद्दा बीजेपी वाले बना रहे हैं कि कांग्रेस ने कितने लोगों ने श्री राम मंदिर के लिए अपने सहयोग दिया, क्या दिया? खूब दिया। अगर मैं यहाँ कुंभलगढ़ की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 90% हमारे कांग्रेस के लोगों ने रसीदें फाड़ी है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने फाड़ी है। इस बार का जो मुख्य मुद्दा पेयजल और जो कुंभलगढ़ का है, यही रहने वाला है या और कोई? नहीं, कुंभलगढ़ का प्राथमिकता पेयजल है, लेकिन हम इसमें अगर मुझे मौका मिलता है तो इस क्षेत्र में हम विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो,
चाहे बच्चों के लिए स्टेडियम हो। कोई मैनिफेस्टो तैयार किया आपने? मैनिफेस्टो तो हमारा पूरी तरीके तैयार है, और कांग्रेस का जो तैयार है वो है ये, इन 7 गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी भी रिपीट हो रही है। और हमारा मैनिफेस्टो ये है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधा भी इस कांग्रेस हमारे द्वारा इस क्षेत्र में दी जाए। एक तरह से राजनीति की बात करें तो आपके परिवार में मदर भी राजनीति में है, पिताजी भी राजनीति में है, और अब पुत्र भी इस विरासत को आगे संभालने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या क्या चुनौतियाँ और है? जी, मैं इस बारे में अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा करते आए और आगे भी करते रहेंगे। राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पद पे हैं, इसका मतलब ये है कि निरंतर हम जनताओं की सेवा करते हैं। इसलिए आज तक जनता ने हमारे पे विश्वास किया है, और मैं समझता हूँ कि मैंने यही सीखा है मेरे माता पिता से, और मैं आगे भी इस सेवा को लगातार बनाए रखना चाहता हूँ। एक मुद्दा बार बार आता है कि परिवारवाद, वंशवाद, उसमें कहीं न कहीं आपके ऊपर ये मदर भी थे, पिताजी भी थे, और आप भी राजनीति में हैं, तो ये कहीं वंशवाद वाला मुद्दा जहाँ आता है, जहाँ पर डायरेक्ट आता है कोई नेता, हम 10-15 साल से जमीनी मेहनत करके टिकट लाए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आ गए, हमने ज़मीन पे काम किया है, क्षेत्र में काम किया। आज मैंने क्षेत्र में मैंने आज 10 साल दिए हैं, युवाओं के लिए आवाज़ उठाई है, जनता के सुख दुख में भागीदार रहा हूँ, और आज तक निरंतर हम ये काम कर रहे हैं। मैं मेरे पिताजी का पुत्र हूँ, पूर्व एमएलए साहब का, लेकिन वंशवाद का ठीकरा मेरे पे नहीं है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं, और मैं समझता हूँ कि वो मेरे भी गुरु और काफ़ी लोग गुरु हैं। मैं उनका पक्का चेला हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये टिकट भी उनकी पैरवी से मिला है, और मैं निश्चित रूप से क्षेत्र में जो विकास करूँगा वो उनके मार्गदर्शन पे चल के ही करूँगा। आपको बीजेपी में कोई ऐसा अच्छा फेवरेट नेता बता सकते हैं? हाँ, उसका वो मैं उनके कायल। बीजेपी में कौन नेता अच्छा है? बीजेपी में कौन है? बीजेपी में तो अभी हम सर्च नहीं कर रखे हैं नेता तो हमारा ही ठीक है। बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं जिसका मैं कायल हूँ। हाँ, मैं बीजेपी के नेताओं से घायल जरूर हूँ, बाकी कायल नहीं हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ भटकाने की राजनीति करती है, मुद्दे भटकाने की, और आज तक उन्होंने ये किया। चाहे वो बड़े लेवल के नेता हो या लोकल नेता हो, उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। हमारे कांग्रेस विचारधारा काम कर कर वोट ले रही है, नामदार नहीं है, कामदार। अशोक जी गहलोत ने आज जो इतनी बड़ी स्कीमें दी है, आप और मैं भी उन स्कीमों का पार्ट है। हर घर में आज 1-1 हज़ार रुपये की वृद्धा लोगों के पेंशन बढ़ी है। एक परिवार को 34,000 रुपये अब गारंटी देने की बात कर रहे हैं, जिसमें 10,000 रुपये तो सरकार हर महिला के बैंक खाते में डालेगी, और 12-12 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी, 34,000 एक गरीब परिवार के। जब गारंटी ये भी है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहे उसको लैपटॉप मिलेगा, तो ये बहुत सारी योजना है, बहुत सारे ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये काम धरातल पे हुए हैं। इसलिए लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो 7 गारंटी भी हमको मिलेगी। आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड तो मेरा कोई ऐसा खास नहीं है। भोजन अपने देसी भोजन ही खावा। मैं तो देखो कदी मौको मिले तो कड़ी खिचड़ी खाई ले, वहाँ कदी आते लगे तो राबड़ी पी ले, वहाँ ऐसा कोई फेवरेट फूड नहीं है। हम तो खाली ये है कि जो मिल जाए वो जिम लेते हैं। आपको खेल में क्या पसंद है? क्या अभी खेल में रुचि रही है? खेल में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बास्केटबॉल का प्लेयर जरूर रहा हूँ, और एक स्पोर्ट हर आदमी के जीवन में होना चाहिए, और मेरे जीवन में भी एक स्पोर्ट लगातार बना रहा है बास्केटबॉल का। अभी इन दिनों में काफ़ी जगह इन चीज़ में गैप आ गया, पर यह बात सत्य है कि एक स्पोर्ट जीवन में हर आदमी के रहना चाहिए, जिसे शारीरिक रूप से वो फिट रहे। तो आप कसरत भी करते हैं? कसरत, जिम तो हम पहले करते थे, और अब तो जिमने का भी समय नहीं है। तो ये बात है कि धीरे धीरे इस शेड्यूल में भी चेंज लाएंगे। अभी का समय ऐसा है कि इसमें कसरत नहीं करते, बाकी सुबह सुबह जरूर हम रनिंग करते थे। राजनीति की भागदौड़ में कहीं घरेलू खटपट नहीं होती? नहीं, मैं और मेरी वाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी धर्मपत्नी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और वो खुद
मेरे साथ इस फील्ड में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर जन संपर्क कर रही है, और जो जन संपर्क कर रही है उससे मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि मेरे घर में भी एक और जन सेवक मौजूद है जो कि क्षेत्र में घूमकर हर महिला का दुख दर्द समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए कभी कोई खटपट नहीं होती। हम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लोग हैं और ये हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में काम करना है तो समय हमको, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो समय ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र सिंह जी परमार, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंभलगढ़ विधानसभा से, और हमने इनके जन्म से लेकर कैरियर की कहानी, राजनीतिक में सफ़र जो तय किया इन्होंने, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा की। हमारा जो ये प्रयास है निश्चित तौर पर एक प्रत्याशी को आपसे रूबरू कराने का था। निश्चित तौर पर आप इन प्रत्याशी से रूबरू हुए होंगे। इसी तरह हम प्रयास करेंगे अन्य विधानसभा से या कुंभलगढ़ विधानसभा से अन्य प्रत्याशियों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।